सर्वप्रथम विश्व शांति के गुरु तथागत गौतम बुद्ध और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, वीरांगना झलकारी बाई और वीरांगना अवंतिका बाई, अहिल्याबाई होलकर, तमाम ऐसे हमारे महापुरुषों ने, हमारे महापुरखों ने हम भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के हक, अधिकार और मान सम्मान के लिए लड़ते हुए अपने जीवन की आहुति दी। ऐसे हमारे महान पुरखों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम और जय मूल निवासी। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे माननीय भानजी राठौर साहब, राष्ट्रीय प्रचारक एवं प्रदेश प्रभारी वामसेव, और समस्त हमारे मंच पर बैठे सम्माननीय अतिथिगण, आप समस्त लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और जय मूल निवासी। और आप सब इस मुकद्दस भारत के हुक्मरानों के वंशज जो दूर दराज गांवों से, कस्बों से और जिलों से आए हैं, आप सबों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम और जय मूल निवासी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो 25 नवंबर 1949 को कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना भी खराब क्यों न हो, अगर लागू करने वाले लोग अच्छे हों तो वह अंततः संविधान अच्छा सिद्ध होता है। जब संविधान सभा में जब इन्होंने संविधान को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी को संविधान सभा में सौंपा, तो उन्होंने कहा था कि आज हम दोहरी मान्यताओं में प्रवेश कर रहे हैं। एक तरफ राजनीतिक स्वतंत्रता मिल गया, पर सामाजिक और आर्थिक विषमता आज भी बरकरार है। तो लोगों ने पूछा कैसे, तो उन्होंने जवाब दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसे कि आज के पश्चात रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। हमने यह लोकतंत्रीय संविधान से उसका ऑपरेशन कर दिया है। अब लोहे के पेटी से भारत का भाग्य विधाता और राजा पैदा होगा। भारत के प्रत्येक नागरिक जो 21 साल का होगा, उस समय 21 साल था, उसे वोट, अपना स्वतंत्र वोट देने का अधिकार होगा और उस वोट के माध्यम से भारत के भाग्य विधाता, भारत का राजा लोहे के पेटी से पैदा होगा। दूसरी तरफ आज दोहरी और विडंबना युक्त जीवन में प्रवेश करने का जो बात कहा था, उसमें यह था कि दूसरी तरफ सामाजिक विषमता आज भी बरकरार है। एक तरफ अनुसूचित जाति के साथ आज भी छुआछूत का भेदभाव किया जाता है और अनुसूचित जनजाति के साथ भी कमोबेश इस तरह से भेदभाव किया जाता है। यह सामाजिक गैर बराबरी है, सामाजिक विषमता है। और दूसरे तरफ आज भी देख जहाँ का आज दृश्य अंत स्थल हिलता है, माँ को लज्जा वसन शिशु को क्षीर न मिलता है। समानों को मिलता दूध भात, इधर भूखे बच्चे अकुलाते हैं, माँ के हड्डी में चिपक ठिठुर जाड़े का रात बिताते हैं। कुमकुम लेपूं किसे सुनाऊं, किसको कोमल गान,
आंखों के सामने तड़प रहा भूखा भारत महान। मखमल पर्दों के बाहर फुलवारी के उस पार आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है मरघट सा संसार। इसका मतलब यह है कि एक तरफ आज भी गरीबी है, लाचारी है, कमजोरी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, तो यह आर्थिक विषमता कैसे दूर होगा। तो इसके लिए डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि यदि संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे रहेंगे तो अंततः अच्छा ही सिद्ध होगा। और आगे कहा था कि आज के बाद जिनके हाथों में सत्ता का बागडोर रहेगा उनका प्रथम कर्तव्य होगा कि सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक विषमता को खत्म करने का कार्य करेंगे। हमने इस लोकतंत्रीय संविधान में वह सामाजिक समानता लाने के लिए और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म करके आर्थिक समानता लाने के लिए सारे व्यवस्थाओं को बना दिया है। बशर्ते जरूरत यह है कि जिनके हाथों में यह सत्ता की बागडोर है या आएगा उनका प्रथम कर्तव्य होगा कि संविधान सम्मत मूल्यों और सिद्धांतों के अनुसार वह सामाजिक गैर बराबरी और आर्थिक विषमता को खत्म करने का कार्य करेंगे। उन्होंने राजनीतिक जो समानता, राजनीतिक लोकतंत्र यानी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लागू करने की बात कही थी और जो राजनीतिक समानता है उसमें ये बात बताया था कि एक ब्राह्मण भी जो वोट देगा उसका भी कीमत उतना ही होगा और एक अछूत जाति का, चमार जाति का वोट देगा उसके भी वोट का मूल्य और कीमत उतना ही होगा। एक राष्ट्रपति वोट देगा उसका भी वोट का कीमत उतना ही होगा जितना एक गांव का चौकीदार या कोटवार एक वोट देगा उसके भी वोट का मूल्य उतना ही होगा। एक प्रधानमंत्री वोट देगा उसके भी वोट का मूल्य उतना ही होगा और एक सरपंच है वह जो वोट देगा उसके भी वोट का मूल्य उतना ही होगा। इसलिए यह राजनीतिक समानता, राजनीतिक लोकतंत्र और राजनीतिक बराबरी का उन्होंने यह मूल्य बताया था। और आगे उन्होंने कहा था कि समाज में लोकतंत्र स्थापित करने का सारे प्रावधान संविधान में है और जरूरत है उसे लागू करने का। आज देश के आज़ाद हुए और भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 72 साल हो गए, लेकिन आरक्षण की तो समीक्षा होती है, आरक्षण के समीक्षा की बात होती है, लेकिन जिस गैर बराबरी को दूर करने के लिए, जिन मानवीय मूल्यों और अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान बना है, क्या उस संविधान लागू हुआ? जिनके अधिकार, जो अधिकार वंचित रहे उनको अधिकार देने के लिए संविधान लागू तो हुआ, लेकिन क्या अधिकार मिले? और भारत के प्रत्येक नागरिक को योग्यता के आधार पर संवैतनिक नौकरी पाने का मौलिक अधिकार है। क्या इसकी कभी समीक्षा हुई संसद में कि क्या उनको मिल पाया कि नहीं? अगर नहीं मिल पाया तो क्यों नहीं मिल पाया, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। क्या सामाजिक लोकतंत्र में जो सामाजिक गैर बराबरी, यह बताने की जरूरत नहीं, पेपरों और सोशल मीडिया के माध्यम से संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति या जनजाति तथा पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक के ऊपर जो लगातार हमले होते रहे हैं और अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं के साथ जो उनके अधिकारों का हनन होता रहा है, तो ऐसा क्यों? एक तरफ
अनुसूचित जाति के ऊपर यदि स्वर्ण वर्ग के द्वारा हमला किया जाता है, किसी थाने में रिपोर्ट लिखाने अगर जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। कैसी आज़ादी, किसकी आज़ादी, कौन सी आज़ादी, इसकी समीक्षा क्यों नहीं होती? इसकी समीक्षा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। इस पर चर्चा नहीं होता और हमारे मानवीय अधिकारों का हमला कर हनन लगातार होता रहा है। कभी पानी के लिए होता है तो कभी मंदिरों में जाने के लिए होता है, तो कभी समान स्तर पर बैठने के लिए होता है, तो कभी दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है उसको मार दिया जाता है। तमाम सारी चीजें हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन इसकी समीक्षा क्यों नहीं होती? और आर्थिक गैरबराबरी, आज भी भूखमरी से लोग मर रहे हैं। झारखंड में जो बच्ची भात भात कह के उसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी समीक्षा क्यों नहीं होती? भूख से क्यों मर रहे हैं? सवाल यह है, इस पर समीक्षा होना चाहिए। बस अंत में इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना ही पड़ेगा। गर बच गया फूल तो उसे तलवारों से कटना ही पड़ेगा। चाहे क्यों न कितना बड़ा हो, चाहे क्यों न कितना कठोर, हर नदी की राह से चट्टानों को हटना ही पड़ेगा। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर ही रहेगा, जल गया दीप तो अंधियारा ढल कर ही रहेगा। कर सको तो माड़ी में हुनर पैदा करो, रुख हवा ये तूफानों का मोड़ दो असर पैदा करो। भारत में मान सम्मान के साथ जीना चाहते हो साथियों, तो घर घर में बुद्ध जीसस पैगंबर पैदा करो, फूले शाहू अंबेडकर पैदा करो, फूले शाहू अंबेडकर पैदा करो। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय मूल निवासी। धन्यवाद देवरिया साहब। आगे मैं विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर धर्मो एक्का साहब, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छत्तीसगढ़। मान्य धर्मो एक्का साहब। साथियों, आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में आज राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में संविधान दिवस एवं क्रांतिवीर जननायक बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय मूल निवासी महासम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन समारोह की अध्यक्षता कर रहे माननीय भांजी भाई राठौर जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और इस समारोह में अलग अलग जिले विकास खंडों से आए हुए मेरे माता पिता भाइयों एवं बहनों, आप सभी लोगों को इस महासम्मेलन समारोह के आयोजन में आने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत अदा करता हूं। साथियों, ये जो महासम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया है, इसके पीछे संगठन का बहुत बड़ा मकसद है। सिर्फ जयंती मनाना या कार्यक्रम करना हमारा कोई मकसद नहीं है, या संगठन का कोई भी मकसद इस तरह का होता नहीं है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे लोग आदिवासी दिवस मनाते हैं, कभी कभी हमारे महापुरुषों का जन्म जयंती मनाते हैं, तो वहाँ नाचना गाना खुशियाँ मनाना परंपरा और संस्कृति के नाम पर ऐसा करते रहते हैं। हमारा संगठन ऐसा कभी नहीं करता है। इस कार्यक्रम का बहुत ही बड़ा मकसद होता है, ये बहुमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए
संगठन आए हुए लोगों को अपने समाज में जो विचारधारा जानी चाहिए, गौतम बुद्ध की विचारधारा जानी चाहिए, हमारे बिरसा मुंडा, हमारे बाबा साहब अंबेडकर, जिन्होंने हमारे हक और अधिकार के लिए अपनी कुर्बानी दी, पूरा जीवन लगा दिया, उन लोगों की विचारधारा को हम लोग समाज में स्थापित करना चाहते हैं साथियों। इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे वक्तागण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, संगठन की विचारधारा को लेकर ही बात करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनकर उन बातों को चिंतन और मंथन करने का प्रयास करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। साथियों, आज़ादी के 75 साल हो गए, हम आज़ाद भारत में जी रहे हैं। तथाकथित आज़ादी में हमारा जो स्थिति है, हमारा जो परिस्थिति है, ये चिंतन करने का विषय है। आज हम बिरसा मुंडा को याद करते हैं इस संविधान दिवस के अवसर पर। वैसे हमारे जो महापुरुष लोग हैं वो 1757 से अपना आंदोलन शुरू किए थे। हमें जो पढ़ाया जाता है कि 1857 से आज़ादी का आंदोलन शुरू हुआ था, मगर वास्तव में साथियों हमारे जो मूल निवासी लोग हैं वो 1757 से ही अपना आज़ादी का आंदोलन शुरू कर दिया था। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, पेरियार रामास्वामी, ललई सिंह यादव, बहुत सारे हमारे महान पुरुष लोग अपनी आज़ादी का आंदोलन 1857 की आज़ादी शुरू होने से पहले ही शुरू कर दिया था। इसका मतलब ये है कि आज़ादी से पहले ही हमारे लोग, पहले से हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। हमारा बिरसा मुंडा, हमारा तिलका मांझी, सिद्धू कानू, ये जो आंदोलन शुरू किए थे वो अंग्रेजों के विरोध में केवल आंदोलन नहीं था। हमारे लोगों को सबसे पहले तो शासन सत्ता से जुड़े हुए जो दलाल लोग थे, वो जो जमींदार लोग थे, वो जो जागीरदार लोग थे, वो जो राजा और सत्ता में बैठे हुए लोगों का सलाहकार लोग थे, वही लोग हमारे लोगों का सत्यानाश का कारण बने थे। वही लोग हमारे लोगों के जमीनों को उनके नाम पर ना लिखकर अपने नामों पर कर रहे थे, अपने वंशजों के नामों पर कर रहे थे। इसलिए बिरसा मुंडा जी ने आंदोलन चलाया। तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज याद करने का। आज संविधान दिवस है। बहुत सारे वक्ताओं ने हमारे पहले बोला कि संविधान में हमें बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद क्या वास्तव में संविधान के आधार पर हमें हमारा अधिकार मिल रहा है? क्योंकि भारतीय संविधान समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित पूरे भारत को राष्ट्र निर्माण करने के संकल्प को पूरा करने के लिए लिखा गया था। क्या आज हमारे साथ समानता का व्यवहार हो रहा है? क्या हमारे साथ न्याय हो रहा है? क्या हमारे बाल बच्चों को सही शिक्षा देकर प्रतिनिधित्व देने के प्रति सरकार के द्वारा अमल किया जा रहा है? बहुत सारी बातें हैं चिंतन करने के लिए। आप लोग मंथन कीजिए। पूरे क्षेत्र में, पूरा सरगुजा संभाग में मूल निवासियों का हजारों लाखों का संख्या में हम बिखरे हुए लोग हैं, लेकिन अपने हक और अधिकार को बचाने के लिए क्या हम एकत्रित होकर के लड़ने का प्रयास कर रहे हैं? जो लोग हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर रहे हैं, क्या वो लोग हमारे
अधिकारों को बचाने का काम करेंगे। सोचने का विषय है, चिंतन करने का विषय है। साथियों, बाबा साहब ने जब अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, अपने लोगों को इकट्ठे करने का काम कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि गुलामी में जिन लोगों की बातें सहन नहीं होती, आजादी में उनकी लाठें खानी होगी। आज 75 साल की आजादी में बाबा साहब जो बात कही थी वो चरितार्थ होते हुए दिखाई देता है। आज हम लात खा रहे हैं लेकिन एहसास नहीं हो रहा है। आज आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर जानवरों की तरह मारा जा रहा है। आदिवासियों की जमीनों को छीनकर बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में बेचा जा रहा है। और आज तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार सारा का सारा भारत को ही बेचने में लगा हुआ है। आप लोगों को पता होगा, आपका भारतीय रेल, जिसको भारतीय रेल कहते हैं, उसमें लिखा हुआ भी रहता है भारतीय रेल आपकी राष्ट्रीय संपत्ति है, इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कोई ना करें। इसका मैंने पूरी तरह से सुरक्षा पर ध्यान दे, ये लिखा हुआ है। आज आपका भारतीय रेल बिक गया, आपका एयरपोर्ट बिक गया, आपका लाल किला बिक गया, आदिवासी क्षेत्र बिक रहे हैं, आपके बच्चों का पूरा स्कूल वो पूरा प्राइवेट क्षेत्र को दिया जा रहा है, आपका हॉस्पिटल बेचा गया। साथियों, बहुत कुछ हो रहा है, ये चिंतन करने का विषय है। इसीलिए हमारा जो संगठन है, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, बामसेफ के माध्यम से पूरे देश में जो बिखरा हुआ हमारा समाज है उसे जोड़ने का काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना जल्दी हमारे लोग संगठन के साथ जुड़ जाएं, उतना ही जल्दी हमें अपनी आज़ादी मिल सकती है। हम अभी आज़ाद भारत में गुलामी में जी रहे हैं, ये बात हमारे लोगों को पता नहीं है। इसीलिए साथियों, हमारा जो संगठन है, बामसेफ के माध्यम से जितने भी ऑफशूट विंग बने हैं, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय विद्यार्थी मोर्चा, तमाम सारा मोर्चा जो बना हुआ है, हम अपने मूल निवासी लोगों को संगठित करना चाहते हैं। संगठित करके संगठन शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। उसके बाद में हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग चिंतन और मंथन करके इस महाअभियान में, इस लड़ाई में आप हमारा साथ सहयोग करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय मूल निवासी, जय भारत, जय आदिवासी। धन्यवाद धर्मोइका साहब। आगे मैं विषय पर अपनी बात रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर कैप्टन पौलुस कुजूर साहब, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद छत्तीसगढ़। माननीय पौलुस एक्का साहब। सर्वप्रथम आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नमन करते हुए और हमारे जननायक क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को याद करते हुए आज मंच में पधारे, आज का अध्यक्षता करने आए माननीय भांजी भाई राठौर साहब, राष्ट्रीय प्रचारक एवं प्रदेश प्रभारी बामसेफ छत्तीसगढ़, और मंचासीन सभी बुद्धिजीवी साथी और दूर दराज से आए मेरे क्रांतिकारी भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से जय मूल निवासी और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज जो विषय रखा गया है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद
एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के तत्वाधान में संविधान दिवस एवं क्रांतिवीर जननायक बिरसा मुंडा जी के जयंती पर 1 दिवसीय राज्य स्तरीय महासम्मेलन समारोह पर आप पधारे हैं। इसके लिए पुनः आप सबको धन्यवाद, आपको बधाई। साथियों, शुरू में जो बात लिखा गया है विषय वस्तु में आप देखेंगे, आपके पास पर्चा होगा। ये 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने जो कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, अगर उनके चलाने वाले अगर खराब होंगे तो संविधान उस देश का भी बेड़ा गर्क होगा, और अगर संविधान कितना भी खराब होगा, चलाने वाले अच्छे होंगे तो देश महान होगा। आज हम बहुत अच्छे, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान हमारे भारत देश को बाबा साहब ने दिया है, लेकिन उसके चलाने वाले आप सब समझ सकते हैं। आज हम धूप में बैठे हैं, इसी वजह है कि चलाने वाले लोग, आज हमें इस प्रकार मजबूर कर दिया गया कि आप गरीब रहो, आप लाचार रहो, आप अनपढ़ रहो। 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उससे पहले हमारे पूर्वज पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, और हम अज्ञान थे, जंगलों पर रहने के लिए मजबूर थे, उनके दलाली करने के लिए मजबूर थे, उनकी सेवा सुसा करने के लिए मजबूर थे। और आज जब 26 जनवरी 1950 को हमको पढ़ने लिखने का अधिकार इस संविधान के द्वारा दिया गया, और हमारे जब मूल निवासी भाइयों बहनों ने पढ़ना शुरू किया, और 20, 25, 30 साल के अंदर अंदर भी इस देश के शासक वर्ग के पेट में दर्द होने लगा कि ये मूल निवासी बहुजन समाज कैसे इतना अधिक पढ़ गया, कैसे एसडीएम बन रहा है, कैसे कलेक्टर बन रहा है, कैसे सेना में जा रहा है, कैसे पुलिस का अफसर बन रहा है, कैसे शिक्षक बन रहा है, कैसे प्रोफेसर बन रहा है। और हमारी शिक्षा व्यवस्था को, आज हमारे बच्चों को उस प्लेट और खाने के लिए उस स्कूल में दाखिला करना पड़ता है साथियों, क्योंकि इस देश के चलाने वाले जो लोग हैं वो वर्ण के हिसाब से, जाति के हिसाब से इस व्यवस्था को बनाए रखे हैं, और जिसकी वजह से आज हमें समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिला। समान शिक्षा का अधिकार नहीं मिलने से आज हमारी एक पीढ़ी और हमारी 10 पीढ़ी आज बर्बाद होती जा रही है साथियों, जिसे आप अपने नंगी आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं। हमारे गांव देहात में हमारे बच्चों के क्या हालत है, आज हमारे बच्चों का शिक्षा का स्तर क्या है, आज उसी प्रकार हमारे बच्चों का जो स्वस्थ है, जो हमारा अस्पताल है, उनकी दशा क्या है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, इस देश को जो चलाने वाले लोग हैं वो हमें बेचने के कगार पर पहुंचा दिया। आज हम एक गरीबी की, एक भूखमरी की कगार में धके दिए गए हैं। आजादी के पहले हम ऐसे कगार में थे, लेकिन ऐसा हालात नहीं था। आज 15 अगस्त 1947 के बाद जो तथाकथित आजादी मिली, और इस आजादी के समय में भी आज हम आजाद नहीं हैं, और ये हमें जानने नहीं दिया गया साथियों, और जानने नहीं दिया गया। और आज हम जश्न मनाते रहते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद लगातार हम जश्न मनाते हैं, लेकिन हमारे हक अधिकार किस प्रकार छीने जाते हैं उस पर हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने भी जानकारी हासिल नहीं किया, और आज समाज में बताने लायक कुछ भी नहीं रखा। और आज हम इस हालात पर पहुंच गए हैं कि आज हमको संगठित करना पड़ता है। आज आओ भाई, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। आप आओ, आप निकलो मकान से, अपने गांव से निकलो, एक एक पैसा जमा करो, जन आंदोलन निधि जमा करो। लेकिन आज हमारे समाज में इस आजादी में बहुत मशगूल है, आनंद मनाने में, नाचने में, गाने में और विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों में। लेकिन आज हमारे हक अधिकार जो छीने जा रहे हैं उन पर हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी कभी मंथन और चिंतन नहीं करता है साथियों। बड़ी आज विडंबना है हमारे देश में कि जो शासन सत्ता है वह गैर बराबरी पर लाके खड़ा कर दिया गया है, और जिसकी वजह से हम जमीन पर बैठने लायक भी नहीं रहे। आज हमें समझना पड़ेगा साथियों। मैं ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारी बात है। जैसे बिरसा मुंडा जी हैं, बिरसा मुंडा अंग्रेजों को लड़ा ये कि तुम लोग देश से बाहर निकल जाओ, तुम लोग भाग जाओ, ऐसा नहीं कहा था। लेकिन वो
जो जंगल थी, जो जमीन था, जो हमारे संपत्तियां थी, जो उससे अंग्रेज छीन रहे थे, उसके लिए उलगुलान कर रहा था। और उसी उलगुलान के चलते हमारे ही लोगों ने उसे पकड़वाया और उसे बंदीगिरी में डलवा के उसका मीठा जहर देके उसको मार दिया गया। साथियों, आज भगवान बिरसा मुंडा की दर्जा इसीलिए है कि आदिवासियों में वो अपनी जल, जंगल, जमीन, अपनी अस्मिता, अपनी सब कुछ संस्कृति को बचाने के लिए वो युद्ध किए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किए और आज वो अपने प्राणों की आहुति दे दिए। फिर भी आज हमें आज एहसास नहीं होता है कि इस महान स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा भगवान जो हमारे हक हकूक़ के लिए दिए थे, उस पर भी तो कुछ मनन किया जाए। ऐसा भी हमारा समाज को बेड़ा गर्क कर दिया गया कि हमें सोचने और समझने के लिए भी मौका नहीं दिया है साथियों। और जिसके वजह से हम जो गैर बराबरी के व्यवस्था से हमें रखा है, जिसके लिए हम ये पीड़ित हैं, दुखित हैं, अपमानित हैं, गरीब हैं, लाचार हैं साथियों, इन्हीं बातों पर आप मनन करेंगे, एक साथ आएंगे, एक मंच पर आएंगे और अपनी आज़ादी के आंदोलन जो ये तथाकथित आज़ादी जो मिली है उससे फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, जहां अपनी ताकत, अपनी सरकार, अपनी सब कुछ चलेगा, तब ऐसी हालात नहीं आएगी साथियों। इन्हीं बातों के साथ आप मेरे बातों को ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय मूल निवासी, जय मूल निवासी। धन्यवाद पौलू साहब। आगे मैं विषय पर अपनी बात रखने के लिए बुलाना चाहूँगा मान्यवर यूनुस सिद्दीकी साहब, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा छत्तीसगढ़। साथियों, यूनुस सिद्दीकी साहब। नमाज पढ़ने साथियों, जय मूल निवासी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज संविधान दिवस और बिरसा मुंडा जयंती तो 15 नवंबर को था, लेकिन डेट आगे किया गया और दोनों चीज़ें आज हो रही हैं। हमारे हूल नायक बिरसा मुंडा जी अंग्रेजों से लोहा लिए और देश के जो काले अंग्रेज हैं उनसे भी लोहा लिए। उनको दीकू बोले, दीकू दीकू मालूम है ना आप लोग को? आदिवासी लैंग्वेज है दीकू, बाहरी लोग जी। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, उन लोगों ने, वो अनपढ़ थे, आज हम पढ़ लिख के भी उनसे गए गुजरे, उन मतलब अनपढ़ से भी अनपढ़ हो गए हैं। वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच और उनका जो चीज था, आज हम उनका जयंती मना रहे हैं बिरसा मुंडा जी का। और बहुत बड़े भारत के इतिहास में उनका नाम है। रांची में उनका बहुत बड़े नाम से एयरपोर्ट है झारखंड में, और बहुत चीजें हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हम बिरसा मुंडा जी के जो कारनामे हैं उनको नहीं भूलें और अपने पूर्वज को याद रखें। जो कौम अपना इतिहास भूल जाता है, उसका दुनिया से उसका नाम और निशान मिट जाता है। तो हम अपने पूर्वजों का कभी भी नाम ना भूलें, उनको याद करें और उनकी कुर्बानियां याद करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। और दूसरी बात, संविधान के बारे में। संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल कुछ महीने में बनाया और आज ही के दिन 26 नवंबर 1950 को संविधान कंप्लीट हुआ और उसके बाद लागू हुआ। संविधान में 4 चीजें हैं: समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय। ये 4 चीज पिलर है हमारे भारत का। अगर इसमें थोड़ा सा भी जो अभी हो रहा है
थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो बहुत ज्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम किया जा रहा है। हम भारत के लोग जो पहला सेंटेंस जो है हमारा संविधान का जो उद्देशिका है, जो हम लोग प्रिम्बल्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है संविधान के बारे में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारत के लोग हैं, उसमें किसी जाति धर्म किसी का जिक्र नहीं किया गया है। हम भारत के लोग, वी आर पीपुल ऑफ इंडिया। तो ये बात, ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है और ये हमको एक सूत्र में बांधता है। हम धर्म से इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मुस्लिम हैं, लेकिन हम आप ही के आदमी हैं। हमारा डीएनए और आपका डीएनए सेम है। धर्म के आधार पर आप हमसे दूर ना रहें या हम आपसे दूर ना रहें, हमारा ये कहना है। हमारे आदिवासी भाई या हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई या हमारे ओबीसी, सब हमारे भाई हैं, सबका ब्लड और हमारा ब्लड सेम है। हम भारत के मूल निवासी 85% जो भारत के मूल निवासी हैं, हम सब एक हैं। डीएनए के आधार पर 21 मई 2001 को डीएनए से साबित हुआ कि हम 85% इंडियंस का डीएनए जो है सेम है, बराबर है। तो डीएनए के आधार पर हम एक दूसरे के भाई हैं और हमें इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की लड़ाई में हमें आगे रहना है। बाबा साहेब के आदेश को, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के आदेश को और हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का और छत्रपति शिवाजी महाराज और साहू जी का, जितने भी हमारे जो लोग हैं, फातिमा शेख और जितने भी हमारे पूर्वज ने जो काम किया है, उसको याद रखें और संविधान की रक्षा के लिए आज से प्रण कर लीजिए कि हम संविधान को बचाएंगे। अगर संविधान बचेगा तो इस देश के अंदर हम भी बचेंगे, वरना हम बचने वाले नहीं हैं। तो संविधान की रक्षा, संविधान को पढ़ें, संविधान के जितने भी आर्टिकल्स हैं सबको समझें, कहाँ पे हमें किस चीज की स्वतंत्रता मिली है, तो हमें उस चीज को उपयोग करना होगा। और हम अपने मूल निवासी भाइयों बहनों से बस यही गुजारिश करेंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है, समय का थोड़ा सा अभाव है, फिर भी 2-4 बातें हम बोल के जा रहे हैं। हम अधिवेशन में गए थे 2017 में अमृतसर, वहां पर वामन मेश्राम साहब के साथ हमारी मतलब उनके साथ स्टेज ये शेयर किए और मौलाना सज्जाद नुमानी जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनके साथ थे और भी बड़े बड़े वहां पर थे। बिलास खरात साहब थे जो ये हैं, जिन्होंने किताब लिखा, और बहुत से लोग थे वहां पे मौजूद। तो उनके साथ बैठे, उनके साथ वहाँ स्पीच भी दी। हम जैसे आज आप लोग के सामने स्पीच दे रहे हैं, 2017 की बात है। तो वहाँ मैंने एक कविता कहा था, एक शेर कहा था, जो हमारे बहुत बड़े इंडिया के शायर हैं, उनका नाम है डॉक्टर सर अल्लामा इकबाल। इकबाल साहब का एक शेर कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ मूल निवासी भाइयों। ना समझो, ऐसे उन्होंने मुस्लिमों के बारे में कहा है, लेकिन मैं उसको बदल के कह रहा हूं, क्योंकि हम सब एक हैं। 85% SC ST OBC माइनॉरिटी एक हैं। तो मैं इस शेर को बदल के कह रहा हूं, ना समझोगे तो मिटा दिए जाओगे ऐ मूल निवासियों, तुम्हारा इतिहास भी इतिहास के पन्नों में नहीं रहेगा। तो मैं इसी शेर के वजह से कह रहा हूं कि हम एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीदो मुबीन। खुर्शीद मतलब होता है सूरज और मुबीन के मतलब होता है चांद, ठीक है। सूरज पूरे संसार को उजाला करता है, रोशनी देता है, और चांद रात के समय उजाला देता है। एक ही है दोनों, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। तारे करोड़ों असंख्य हैं, कोई गिनती नहीं है उनका, लेकिन उनसे कोई बेनिफिट नहीं है। जो बेनिफिट है सूरज और चांद से। तो हम एक हों और एक होके इस संविधान को बचाने की लड़ाई और अपने पूर्वज बिरसा मुंडा जी के चीजों को याद रखते हुए इस काम को करें। बस हम यही आपसे कहेंगे और एक नारा हम देंगे, हम बोलेंगे बोल 85, तो आप सब मिलकर बोलेंगे जय मूल निवासी, ठीक है। बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद सिद्दीकी साहब। साथियों, जिन साथियों ने इधर हमारे दाहिने साइड पंजीयन के लिए टेबल लगा हुआ है, कार्यक्रम के सहयोग में आप लोग याद रखें, उधर अपना पंजीयन भी करा लें। और आगे मैं अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मान्यवर विपिन कुमार वास्तविक साहब, पेंटरसन छत्तीसगढ़। विपिन कुमार वास्तविक साहब।
सभी साथियों को जय मूल निवासी। अपनी बात रखने से पहले मैं उन तमाम महापुरुषों का वंदन अभिनंदन करता हूं, जिनके वजह से आज हम लोग इस मंच पे बोल रहे हैं और बैठे हुए हैं, और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राठौर साहब और जो उपस्थित सभी सुनने वाले लोग। साथियों, आज संविधान दिवस है और बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रम को साझे रूप में मनाया जा रहा है। मैं पिछड़े वर्ग से आता हूं और पिछड़े वर्ग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदारी लगाया गया है और राष्ट्रीय मूल निवासी आर्टिस्ट एंड पेंटर संघ के भी कार्यकर्ता के तौर पे लोगों को जागरूक कर संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, देश भर में आप लोग देख रहे होंगे शेड्यूल कास्ट के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, ओबीसी के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी लोगों के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी हैं सभी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और सभी लोग अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं और सभी लोग पीटे जा रहे हैं, किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम सभी साथियों को चाहिए कि एक साथ शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सभी लोग एक साथ एक मंच पे आकर एक साथ लड़ाई लड़ने की जरूरत है और इंसाफ कायम करने का जरूरत है। अलग अलग दुश्मन तो हमको 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटा हुआ है और हम लोग बटे होने के कारण जो लड़ाई लड़ते हैं तो हार का नतीजा सामना करना पड़ता है। इसलिए संगठित होकर किसी भी लड़ाई को संवैधानिक तरीके से लड़ा जाए तो जीत हासिल किया जा सकता है। मैं इस संगठन में आने के बाद हमको पूर्ण तरीके यह एहसास हुआ, अन्यथा लोगों का मनोबल गिरा हुआ है और यह यकीन खत्म हो चुका है कि हम अपने हक अधिकारों को लड़ाई जीतने में कामयाब हो सकते हैं। मगर यह संगठन आप लोगों के अंदर यह यकीन पैदा कर दिया है कि अब हम आजाद हो सकते हैं और अपने हक अधिकार को हासिल कर सकते हैं। साथियों, इस देश में विदेशी मुगल लोग थे, वो भी चले गए, और विदेशी अंग्रेज लोग थे, वो भी चले गए, मगर उससे भी पहले एक विदेशी जो ब्राह्मण लोग हैं इस देश में आए हुए थे, वो आज भी इस देश पर हैं और हम लोगों की सभी समस्याओं का मूल कारण वह बने हुए हैं। सभी लोगों का पिटाई होता है और पीटने वाले वही लोग होते हैं। इसलिए साथियों, दोस्त दुश्मन का पहचान करना जरूरी है और अपनों के साथ होकर मजबूती से लड़ाई लड़ने का जरूरत है। इतना ही कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद वास्तविक साहब। आगे मैं विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं सरदार रजवी साहब, मुस्लिम मोर्चा अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। रजा यूनिटी फंड। जय मूल निवासी। मैं शादाब रजवी आप सभी के बीच पहली बार आया हूँ। रजा यूनिटी फाउंडेशन ये एक संगठन है और जिस तरह से बहुजन क्रांति मोर्चा और दीगर जो संस्थाएं जो वर्क कर रही है, वैसे ही हम सब भी मिलकर वर्क कर रहे हैं और इसमें हमारे जो दीगर साथी जो मंच पर बैठे हुए हैं और खुसूसी तौर पर यूनुस सिद्दीकी साहब वगैरह, इन्हीं की बदौलत मैं आज आपके बीच हाजिर आया हूं और मुख्तसर ये कहूँगा कि अभी हालात से आप वाकिफ़ हैं, किस तरह हमें
पीड़ित किया जा रहा है और देश में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के लिए माहौल बना हुआ है, आप सभी वाकिफ़ हैं, और किस तरह से षड्यंत्र करके तमाम अल्पसंख्यक को एक साजिश के तहत जगह जगह उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और उन्हें कहीं न कहीं एक ऐसा मतलब निशाना बनाया जाता है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हम बिखरे हुए हैं। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे लोग, इतने भाई लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर हम एकता के साथ और भाईचारगी के साथ अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो हमारी ताकत और हमारी भाईचारगी उनके बीच भी दिखती है जो हमें निशाना बनाने के लिए सोच रहे हैं। और हम सारे लोगों के लिए एक अहम मैसेज यही है इस वक्त कि जो हमारा मिशन है, जो बामसेब की जो मिशन है, वो यही है कि पिछड़े वर्ग, जितने पिछड़े वर्ग आते हैं, तमाम एक साथ होकर उन तमाम लोगों के खिलाफ मुत्तहिद हों जो हम सब के खिलाफ कोई ना कोई एक साजिश कर रहे हैं। और हम सभी के खिलाफ जो है लगातार देश में जिस तरह से स्थिति जो बना रहे हैं वो आप सभी वाकिफ़ हैं। और अभी जो हम यहाँ हाजिर हुए हैं संविधान दिवस और बिरसा मुंडा जी की जयंती की याद मना रहे हैं, उसी के सिलसिले में हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। और सबसे पहले क्या है कि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि देश में जिस तरह से मीडिया से लेकर के नेता और ख़ास करके वो नेता जो कि एक ब्राह्मणवाद वाला जो नीति लेकर के जो चल रहे हैं, उससे हम ढंग से वाकिफ़ भी नहीं है। आज आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। आप अक्सर दूसरे मंच में भी देखते हैं कि अपनी बात को रखने के लिए लोग तरह तरह से रखते हैं, लेकिन ये एक संगठन, ऐसा संगठन है जहाँ पे सारे जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं सब इकट्ठा होकर एक मंच पर आ रहे हैं और अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। बस मैं मुख्तसर, चूँकि पहली बार आया हूँ इसीलिए मैं थोड़ी सी बात, चूँकि उतना ज़्यादा अभी मैं आप लोगों के बीच पहले से तो मौजूद नहीं था, बस मुख्तसरन यही है कि मैं आप सभी से यही कहूँगा कि एकता के साथ और भाईचारगी के साथ मिलजुल करके उनका मुकाबला करना है जो हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जो हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। क्योंकि आज अगर हम मुत्तहिद नहीं होते हैं, अगर आज हम एकत्रित नहीं होते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हर एक के लिए, हर वो शख्स के लिए जो बिखरा हुआ है, अलग अलग रास्ते में भटक रहा है, चल रहा है, वो सब के लिए नुकसानदेह साबित होगा। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप एकत्रित रहें और इसी तरह से एक दूसरे के साथ भाईचारगी बनाए रखें। शुक्रिया। जय मूल निवासी। धन्यवाद, धन्यवाद रिजवी साहब। साथियों, आगे मैं अपनी बात रखने के लिए आग्रह करूंगा। हमारे बीच पास्टर अरविंद कच्छप साहब, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। कच्छप साहब। मंच में उपस्थित तमाम अतिथिगण और आप सभी अन्य जगहों से आए हुए प्रिय भाई बहन, बच्चे, हम लोग यहाँ पर 26 नवंबर को संविधान दिवस और क्रांतिकारी जननायक बिरसा मुंडा जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। संविधान दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को अंबिकापुर में मनाते रहे हैं। क्योंकि कोरोना काल की वजह से काफी लंबा समय हुआ हम एकत्रित नहीं हो पा रहे थे, परंतु फिर से हम आज यहाँ पर 26 नवंबर आज के दिन संविधान दिवस के उपलक्ष्य में, और चूंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी का जयंती हमें मनानी थी,
उसका भी कार्यक्रम आज एक साथ रखा गया। हम यहाँ पर इकट्ठे हैं चूंकि मैं एक अल्प समुदाय से आता हूं। दूसरा जो विषय है आज का, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, लेकिन धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे हमले षड्यंत्र पूर्वक एक सुनियोजित है। यह मुद्दा यहां पर रखा गया है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि भारत देश में जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अगर कहा जाए तो पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर कभी मुसलमानों के ऊपर, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी सिखों के ऊपर ये बड़े षड्यंत्र पूर्वक उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। इस समय की जो घटनाएं छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म के मानने वालों पर शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के सह से, उनके सहयोग से जो हम मूल निवासी ईसाइयों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, ये आपसे छुपा नहीं है। अभी हाल में जसपुर के पत्थल गांव और अंबिकापुर के आसपास की घटनाएं हुई। हमारे ईसाई समुदाय के लोग कम संख्या में अपने आंगनों में, अपने बाड़ियों में इकट्ठे होकर बड़े शांतिपूर्वक प्रार्थना पूजा पाठ किया करते थे, कर रहे थे। वहां पर कुछ दलों के द्वारा थाने को सूचित किया जाता है, तहसीलदार को सूचित किया जाता है, एसडीएम को सूचित किया जाता है, और एसडीएम और तहसीलदार पुलिस बल के साथ वहां पर पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि वहां सैकड़ों लोगों का हत्या हो गया होगा, और वे बड़े दल बल के साथ वहां पहुंचते हैं और सीधे साधे आदिवासी ईसाइयों के ऊपर अत्याचार करते हैं। ये छुपा नहीं है। और उनसे जब जवाब तलब किया जाता है, बातचीत की जाती है, इस बात का विरोध किया जाता है, तब अधिकारियों के द्वारा यह कहा जाता है कि हमें ऊपर से ऐसा करने को आदेश मिला है। साथियों, 2018 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला था, अलग अलग पार्टी के लोगों ने पास्टर भाइयों को, ईसाइयों को इकट्ठा कर करके वे ये आश्वासन देते रहे कि इसके काल में, इस पार्टी के शासन में, उस पार्टी के शासन में ईसाइयों के ऊपर अत्याचार होता रहा। अगर आप हमें वोट देंगे तो हम आपकी रक्षा करेंगे और आपके ऊपर हो रहे केस को भी वापस लेंगे, आपके ऊपर जो बेबुनियाद केस दर्ज हुए हैं वो वापस लेंगे। ऐसे भी आश्वासन कांग्रेस के द्वारा दिया गया था। मैं कहना चाहूंगा, आप जो यहाँ पर अगर ईसाई समुदाय के लोग बैठे होंगे या छत्तीसगढ़ में जो ईसाई समुदाय है, क्या आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? उनके कहने पर वोट दिया, मैं ये कह सकता हूं। उन्होंने जो बातें रखी, उन्होंने लालच दिया, और लालच इस बात का दिया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। इस बात का लालच देकर उन्होंने वोट लिया। और आज अगर देखा जाए तो कांग्रेस शासन के पहले जो शासन था, उससे कहीं ज्यादा मुकदमा इस वर्तमान कांग्रेस शासन में ईसाइयों के ऊपर, आदिवासी ईसाइयों के ऊपर, जो ईसाई धर्म मानते हैं, वे कौन सा गुनाह किए हैं कि उनको ऊपर भाड़ा लगाकर उनको अंदर किया गया है। मैं इस मंच के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से पूछना चाहता हूं कि आदिवासी ईसाई अगर ईसाई धर्म मानता है तो कौन सा गुनाह किया है, आप इसकी सफाई दें। अगर आदिवासी ईसाई लात खाने के लिए अगर वोट दिया है तो मैं लात खाने वाले ईसाई समाज को भी कहना चाहता हूं, जागने का समय आ गया है साथियों। ऐसे सरकारों को लात मारो, अपने हक और अपने अधिकार और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए आप सामने आओ। चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा हमें। और मैं कहना चाहूंगा, हम मूल निवासी हैं और 85% मूल निवासी हैं। आज भारत में भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद जैसा संगठन जो राष्ट्रीय लेवल पर कार्य करता है,
मैं आह्वान करता हूं पास्टर होने के नाते सारे ईसाइयों को ऐसे मूल निवासी संगठन के साथ खड़े होकर ऐसे तख्तों का सामना करना होगा और इनको उखाड़ फेंकना होगा, क्योंकि ये हमारे वोट लेकर हमारे खिलाफ साजिश करते हैं, हमारे लोगों के खिलाफ शासन प्रशासन के शक्तियों का गलत उपयोग करके हमारे लोगों के ऊपर गलत धारा लगा करके वे उनको अंदर करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मैं कहना चाहूंगा, अगर वे धर्म परिवर्तन कर रहे थे तो आप धर्म परिवर्तन का धारा लगाइए। आप 295 का धारा क्यों लगाते हो? आप 151 का धारा क्यों लगाते हो? आप गलत करके, आप शासन के शक्ति का दुरुपयोग करके यहाँ के मूल निवासी जनता का और उनके हक का आप हनन करते हो, उनके हक का, उनके खिलाफ आप अन्याय करते हो। हम ईसाई समुदाय को मूर्ख नहीं है यहाँ पर बैठने वाले, हम सारे कथा कहानियों को समझते हैं इनकी, लेकिन सवाल यह है हमारे लोग भी नहीं समझते, हमारे आदिवासी ईसाई भाइयों को भी समझाने से नहीं समझते और वे कहीं ना कहीं अपने शक्ति का, अपने वोट का, अपने पावर को उनको देकर वे खुद लात जूता खाने को तैयार रहते हैं। कभी 500 रुपये में, कभी 1000 रुपये में, कभी ढोलक मांदर में, कभी दरी मिल जाता है, वे फूल जाते हैं और वोट देते हैं और लात जूता खाते रहते हैं। मेरा कहना यह है, हम मूल निवासी हैं और हम मूल निवासी को जगाने के लिए कार्यक्रम किए हैं। हजारों रुपए खर्चे हो रहे हैं, हो सकता है आपने 50 रुपया दिया होगा, लेकिन यहाँ 1000 रुपए खर्च हो रहे हैं। यह इसलिए खर्च हो रहे हैं कि हम मूल निवासियों को जगाएं और एक करें, और हम मूल निवासी एक होकर ऐसे ताकतों का जो मूल निवासियों को तोड़ने के लिए, मूल निवासियों को कमजोर करने के लिए, मूल निवासियों को प्रताड़ित करने के लिए शासन शक्तियों का दुरुपयोग करके इस्तेमाल ऐसे करते हैं जैसा कि वे गुनहगार हैं, पर आखिरी में गुनाह साबित नहीं होता है। जितने भी ईसाइयों के ऊपर, जितने भी पास्टर फादरों के ऊपर जो केस दर्ज हुआ, कहीं पर साबित नहीं हुआ आज तक कि उन्होंने धर्मांतरण किया है। अगर धर्म मानना गलत है तो इस भारत में सारे लोग जो धर्म मानते हैं सबको अंदर करना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान हर एक धर्म को मानने की आजादी देता है। यह तमाशा बंद होना चाहिए, अन्यथा मूल निवासी संगठित होकर उनका सामना करने को तैयार होगा, आज नहीं तो कल। और मैं सारे मूल निवासी साथियों से, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी में ईसाई, सिख, मुस्लिम, लिंगायत, उनसे निवेदन करूं